हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथ की क्लास नंबर 6 के अंदर ऊंचाई और दूरी का। आज की ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पे अपन वापस कल क्लास रखेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये थ्योरी की क्लास होगी जिसमें एक या दो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे, जिसके आधार पे कल के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस शर्त है कि आप इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी अन्य जगह से ऊंचाई और दूरी से संबंधित टॉपिक से कुछ भी देखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहे। बढ़ते हैं अपन आज की क्लास की ओर, करते हैं शुरुआत इस क्लास की। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहने वाला है दृष्टि रेखा का। दृष्टि रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आँख, प्रेक्षक जो होता है उसकी आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ए बिंदु पर, चित्र में ध्यान दो, ए बिंदु पे कोई प्रेक्षक बैठा हुआ है। अब वो वस्तु हो सकती है, इंसान हो सकता है, प्राणी जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ से देख रहा है किस वस्तु को, इसी बिंदु पे कोई वस्तु रखी हुई उसको। तो प्रेक्षक की आँख यानी कि ए बिंदु पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी आँख और वस्तु के बीच में जो दूरी बनती है उस दूरी को कहेंगे दृष्टि रेखा, या जो रेखा बनती है उसको कहेंगे दृष्टि रेखा। अर्थात अगर अपनी भाषा में समझे, जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी वस्तु और आँख के मध्य जो रेखा बनती है वह दृष्टि रेखा कहलाती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से दृष्टि रेखा आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है उन्नयन कोण। भाई मैंने इसमें वही परिभाषा ली गई है जो आपके इस एक्सरसाइज के एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेगी। तो उन्नयन कोण क्या होता है उसको समझिए। जब वस्तु आँख के ऊपर होती है, जब वस्तु आँख के ऊपर होती है और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा यानी कि आँख और वस्तु के मध्य बनने वाली रेखा दृष्टि रेखा भी एक्सप्लेन किया, और क्षैतिज रेखा के मध्य बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इस उन्नयन कोण को कोणीय ऊंचाई भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है। इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है। जैसे कि ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो ऊपर रखी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है वस्तु को देखने के लिए, तो उनके मध्य कौन सी रेखा बनती है? दृष्टि रेखा। और जो नीचे रेखा होती है वह क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इनके मध्य ये जो कोण बन रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे उन्नयन कोण का उल्टा विलोम लिखा हुआ है अवनमन कोण। जब वस्तु आँख के नीचे होती है और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं, जब कोई वस्तु नीचे की ओर होती है, जैसे अपन किसी छत वगैरह पे खड़े हों और वहाँ से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखें, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच निर्मित कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होगी। जैसे यहाँ अब व्यक्ति ए बिंदु ऊपर की ओर बैठा हुआ है और वो यहाँ सी पे देख रहा है, तो यहाँ नीचे से देखे तो उन्नयन कोण बन रहा है, लेकिन ऊपर से देखे तो उस बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो समझ में आएगा कि उन्नयन कोण तो कहते हैं नीचे से ऊपर देखने वाली वस्तु पर बनता है, और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। इतना सा अंतर है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है नोट। नोट जो अपन को याद रखने हैं। पहला नोट लिखा हुआ है उन्नयन कोण को, जो आपको याद रखने हैं, उन्नयन कोण को कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। अगर सवाल में कोणीय ऊंचाई आ जाए कि कोणीय ऊंचाई किसको कहते हैं, तो उन्नयन कोण को कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। धरातल पर, सेकंड नोट है, धरातल पर मीनार से दूर स्थित वस्तु का उन्नयन कोण कम होता है, जबकि मीनार के पास स्थित वस्तु का उन्नयन कोण अधिक होता है।
जैसे सेकंड पॉइंट को अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये कोई मीनार है और ये क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ए बिंदु पे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्नयन कोण बनेगा। अब यही व्यक्ति उठकर यहाँ पर आ जाए, ए बिंदु यहाँ पर आ जाए, तो किस स्थिति में उन्नयन कोण अधिक बनेगा? तो मीनार के जो पास स्थित होगी, ये मीनार है, मीनार, इसके जो पास स्थित वस्तु होगी, तो पास स्थित वस्तु जैसे ये बी है, बी स्थिति है, वस्तु की बी स्थिति है, तो ये बी पास है, तो इसका उन्नयन कोण ज़्यादा बनेगा। और ये बी ए दूर है, तो इसका उन्नयन कोण कम बनेगा। और यदि जैसे ये कोई मीनार है और ये क्षैतिज रेखा है, अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ पर कुछ उन्नयन कोण बनेगा। और इसी स्थिति से अगर दूसरी जगह देखा जाए तो यहाँ भी कुछ उन्नयन कोण बनेगा। तो जो मीनार में नीचे वस्तु स्थित होगी, जैसे ए नीचे है, बी ऊपर है, तो नीचे वाली वस्तु का उन्नयन कोण कम होगा और ऊपर वाली वस्तु का उन्नयन कोण अधिक होगा। यह थर्ड पॉइंट में दर्शाया गया है कि धरातल के किसी एक बिंदु से मीनार में सबसे नीचे स्थित वस्तु का उन्नयन कोण कम होता है, जबकि ऊपर स्थित वस्तु का उन्नयन कोण अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, सेकंड पॉइंट को समझो कि धरातल पर जो मीनार स्थित है उससे दूर, उससे जितनी ज़्यादा दूर वस्तु स्थित होगी उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होगा। और मीनार से जितनी ज़्यादा पास स्थित वस्तु होगी उसका उन्नयन कोण उतना ही अधिक होगा, यानी कि बड़ा होगा। और अगर इस चीज़ वस्तु पहले नीचे थी, अब वस्तु ऊपर रख दी जाए थर्ड पॉइंट के अनुसार, तो थर्ड पॉइंट के अनुसार कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु मीनार में जितनी ज़्यादा नीचे स्थित होगी, बिल्डिंग के अनुसार देख सकते हैं, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का उन्नयन कोण कम होगा जबकि सेकंड फ्लोर का उन्नयन कोण अधिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर देखा जाता है गर्दन का उठाव उतना ही अधिक होता है। तो कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा ऊंची वस्तु को आप देखोगे उसका उन्नयन कोण उतना ही अधिक होगा, और नीचे स्थित वस्तु को देखोगे तो उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर रहे होंगे आपको। नोट याद रखने जो योग्य बिंदु है उनके अनुसार अपनों सवालों को हल करेंगे। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि किसी भी सवाल का चित्र बिल्कुल माप सहित सही बनना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज का सबसे सिस्टमेटिक तरीका ये है कि अगर आपका सवाल के अकॉर्डिंग चित्र सही बन गया तो आपका सवाल बिल्कुल 90% सही हो गया, फिर कैलकुलेशन वाला काम है। और अगर आपका चित्र सही नहीं बना तो डेफिनेटली आपका सवाल गलत जाएगा और आपका आंसर भी बिल्कुल गलत आएगा। पहला पॉइंट ये है। सेकंड जो पॉइंट है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण के अलावा अन्य भुजा से सदैव छोटी होती है। जैसे इस पॉइंट को समझिए, सेकंड पॉइंट को, जैसे ये कोई मीनार है, ये कोई यहाँ पर उन्नयन कोण बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये मीनार है, इसको नाम दे देते हैं ABC, त्रिभुज बन गया। यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? छोटी। ये भुजा छोटी होगी और ये भुजा बड़ी होगी। यानी कि 30 डिग्री छोटा है तो छोटे के सामने छोटी और बड़े के सामने बड़ी। ये चीज़ ध्यान रखो आप। जितना कोण छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी छोटी होगी और जितना कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। तो अपन को त्रिकोणमिति से जो ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये तीन ही कोणों के आधार पे सवाल चलने वाले हैं।
इन्हीं को अच्छे से समझो कि 30 डिग्री के आधार पे क्या होता है, 60 डिग्री के आधार पे क्या होता है, 45 डिग्री के आधार पे क्या होता है। तो 30 डिग्री के आधार पे कि 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा छोटी होगी 45 और 60 के मुकाबले, और जो छोटी होगी उसके अलावा अन्य जो कर्ण के अलावा जो भुजा बची, तो कर्ण के अलावा एक ही भुजा बचती है, तो वो भुजा क्या होगी, बड़ी। अब अगला जो पॉइंट है 3rd नंबर, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब जैसे कि अब आपका कोण ये बना हुआ है, 60 डिग्री बना हुआ है इस बार। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा अब बड़ी होगी, ये बड़ी होगी क्योंकि 60 डिग्री आ गया, 60 बड़ा है 30 से, तो 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। और कर्ण के अलावा, ये कर्ण है, कर्ण सब जानते हैं, कर्ण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण के अलावा जो भुजा बची वो क्या होगी, छोटी। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो ये है, इससे सवाल वेरी फास्ट होंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। अगर आपको अब तक क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो 60 डिग्री के जो सामने भुजा आती है वह बड़ी होती है, 30 डिग्री के सामने जो भुजा आती है वह छोटी होती है। इतना सा ध्यान रखना है आपको। किसके मुकाबले, कर्ण को छोड़कर अन्य भुजा के मुकाबले। चौथा पॉइंट, छोटे माप से। अब छोटा और बड़ा हो गया, जैसे ये छोटा है, समझो इस पॉइंट को, जैसे मान लो ये छोटा है, छोटे के लिए मैं तीर का चिन्ह नीचे कर रहा हूँ, बड़े के लिए मैं तीर का चिन्ह ऊपर कर रहा हूँ। तो ये छोटा है, छोटे से अपन को कौन से माप में जाना है, बड़े माप में। छोटे से बड़े माप में जाने के लिए, यानी कि जैसे यहाँ जो भी मान दे रखा है, जैसे मान दे रखा है ए, तो छोटे से अपन अगर बड़ा माप निकालना है तो उसको किससे गुणा कर देंगे, √3 से। भाई ये पॉइंट ऐसे हैं, ये मैं जो पॉइंट बना रखे हैं ये कोई नहीं बताने वाले आपको, और इससे सवाल वेरी फास्ट होंगे, आप यकीन कीजिए। कल आप MCQ सेकंडों में कर पाओगे। तो इन पॉइंटों को ज़रूर ध्यान से समझिए, आराम से सुनिए, मेरी बात को ज़रूर ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पर ये छोटी भुजा है ए, और अपन को मान निकालना है बड़ी भुजा का, तो छोटी भुजा से अपन बड़ी भुजा की ओर जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए खड़ी भुजा बड़ी कब रहेगी, जब यहाँ 60 डिग्री का कोण होगा। तो छोटी भुजा से अपन बड़ी भुजा की ओर जा रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, और उसको किससे गुणा कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे। अब इसी का उल्टा कि बड़े माप से अगर छोटे माप में जाना चाहते हैं, तो बड़ा माप जैसे ये है, अब बड़ी भुजा क्षैतिज भी हो सकती है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, ऐसे ही छोटी भुजा क्षैतिज भी हो सकती है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान से समझो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटा बड़ा क्षैतिज ही होगा, छोटा बड़ा ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर बड़ी भुजा, यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, अब बड़ी भुजा ये रहेगी क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी रहेगी और ये बड़ी रहेगी। बड़ी के लिए मैं भाई तीर का चिन्ह ऊपर लगा रहा हूँ, और छोटी के लिए मैं तीर का चिन्ह डाउन यानी कि नीचे की ओर लगा रहा हूँ। अब बड़ी से आपको मान लो छोटे का आंसर निकालना है, छोटी का मान बड़ी का मान आपको ए पहले से ही दे रखा है। अब बड़े से आप छोटे की ओर जा रहे हो तो 1/√3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको √3 का भाग देना है। 1/√3 का भाग देना है, या गुणा के रूप में बोले तो 1/√3 ही होता है। तो a/√3 ये जो पॉइंट थे इनको ध्यान रखो। अब इसी चित्र को अगर अपन मान लो इस तरीके से समझे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये ऐसे सवाल है जो आपको बिल्कुल आसान कर देंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखो।
अगर इन पॉइंटों को समझ गए तो फिर ये सवाल कुछ भी नहीं है। अब मान लो जैसे ए वाला पॉइंट यहाँ पर बड़ा है, ए भुजा, ये ऊर्ध्वाधर भुजा बड़ी है, अपन मान रहे हैं कि ये बड़ी है। अब पहले तो ये बताओ आपकी, जैसे ये बड़ी है तो इसका उन्नयन कोण बड़ी के सामने बड़ा कोण यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट को भी समझ चुके हैं अभी। अब बड़े से अगर अपन छोटे की ओर जा रहे हैं तो अब ये हो जाएगा a/√3। इस तरीके से अभी मैं एक या दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब जैसे कि चौथे पॉइंट में को एक बार और समझो। मान लो कि ये ऊर्ध्वाधर भुजा छोटी है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ये इसका मान छोटा है। अब आपको पता होना चाहिए छोटा है तो यहाँ पर कितने डिग्री मान आएगा, 30 डिग्री आएगा। छोटे के सामने छोटा और बड़े के सामने बड़ा, ये चीज़ ध्यान रखो। तो 30 आ गया, 30 छोटा है 60 के मुकाबले। अब छोटे से अपन बड़े की ओर जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर लग जाएगा आपका √3 से गुणा करना पड़ता है। छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो √3 से गुणा करते हैं, और बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो √3 का भाग देते हैं, क्योंकि बड़ा इंसान होता है उसको छोटा बनाना है तो भाग दे के तो बनाओगे, और छोटे से बड़ा माप लेके आ रहे हो, जैसे छोटी राशि उसको ज़्यादा करना है तो गुणा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3a। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 6, 45 डिग्री के कोण पर लंब और आधार का मान हमेशा समान होता है। 30 डिग्री समझाया, 60 डिग्री समझाया, अब 45 डिग्री को समझो। 45 डिग्री पर लंब और आधार का मान हमेशा समान होता है। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री मान है, ये 45 है। अब आपका मीनार की ऊंचाई h दे रखी है और आपसे क्षैतिज रेखा की ऊंचाई दूरी पूछी गई है, तो वह भी h आएगी, यानी कि जितनी मीनार की ऊंचाई होगी उतनी ही क्षैतिज रेखा होगी। ऐसा कब, जब कोण कितना डिग्री दे रखा हो, 45 डिग्री दे रखा हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस मीनार की छाया की लंबाई उसकी मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो उसका उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई या पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई के समान है। उस स्थिति में हमेशा समान शब्द आ जाए तो उस स्थिति में हमेशा उन्नयन कोण 45 डिग्री आता है सदैव। बिल्कुल आंख मीच कर आंसर लगा देना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट ख़त्म हो गए। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले एक्सप्लेन करने अपन को, जैसे लाल बटा कक्का, साइन थीटा वाला सूत्र लग सकता है, कोस थीटा वाला सूत्र लगेगा, टेन थीटा वाला सूत्र, ये पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं भाई न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर, कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा काण, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा काण, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा काण। और इसके अंदर अपन को चाहिए कि √2 का मान क्या होता है, तो √2 का मान होता है 1.414, ये आपको ध्यान रखना है। और √3 का मान होता है 1.732, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन के पीछे दिया हुआ है कि √2 बराबर इतना लीजिए तो फिर अपन को उतना ही लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के पीछे नहीं लिखा हुआ है और अपना आंसर पॉइंटों के अंदर आ रहा है तो फिर आपको इस स्थिति में √2 का मान 1.414 लेना है, और √3 का मान पॉइंटों में आ रहा है तो फिर आपको √3 का मान 1.732 लेना है। यहाँ तक बात आपको क्लियरिटी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने थोड़े से, मैं आपको MCQ क्वेश्चन के जो पॉइंट होंगे जो अपन को कल सवाल करने में आसानी प्रदान करेंगे, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट रहेगा 45 डिग्री के आधार पे, जैसे कि मान लो मैं खड़ी वाली भुजा को मीनार मानूंगा और जो क्षैतिज भुजा रहेगी उसको मैं छाया मानूंगा। इन दो पॉइंटों के आधार पे अपन को सवाल करने हैं जो समझने हैं। जैसे ये ऊर्ध्वाधर भुजा मीनार है और ये क्षैतिज भुजा छाया है,
लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो आप कि ऊर्ध्वाधर भुजा ये मीनार है, एक बार लिख देता हूँ, ये मीनार है, मीनार मानकर चल रहा हूँ। अब इसकी जगह पे क्वेश्चन में पेड़ हो सकता है, एक पोल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज हो सकता है, और नीचे जो क्षैतिज जो रेखा है उसको मैं छाया मान रहा हूँ। तो 45 डिग्री के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको, फिर 30 के आधार पे बताएंगे, फिर 60 के आधार पे बताएंगे। अब जैसे 45 के आधार पे यहाँ मीनार की ऊंचाई आपको 10 दे रखी है, 10 के आधार पे लूँगा भाई मैं पहले सवाल सारे, फिर मैं 30 के आधार पे भी सवाल लूँगा और इसी में समझाऊंगा ताकि आपके कल बड़े वाले सवाल आसानी से क्लियर हो जाए। तो आपको जस्ट समझाया कि 45 डिग्री दे रखा हो तो मीनार और छाया की लंबाई एक समान होती है, तो ये 10 तो छाया भी 10, जब कोण कितना हो 45 डिग्री हो। अब बार बार मैं यहाँ पर कोण भी नहीं बनाऊँगा, आपको समझ जाना है। यहाँ लिख दिया है 45, तो 45 के आधार पे वो पॉइंट, अगर 30 लिख दूँ तो 30 के आधार पे, 60 लिख दूँ तो 60 के आधार पर। ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये समझा रहे हैं अपन। तो ये 45 के आधार पे अगर मीनार की ऊंचाई 10 है तो उसकी छाया भी 10 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन, जैसे 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो तो उस स्थिति में अब 45 में ही अगर छाया की लंबाई आपको छाया की दी हुई है, इस बार 30 दी हुई है, तो फिर इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई भी 30 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री कोण 45 डिग्री होने पर कोई चेंजेबल नहीं होगा। अब जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री होने की स्थिति में जैसे ये 30 डिग्री है, अब इस बार आपकी मीनार की ऊंचाई 10 दे रखी है। अब छाया की ऊंचाई निकालनी, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 30 होगा, यहाँ पर जब 30 होगा तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है, तो यानी कि 10 छोटा है, और अपन को आंसर यहाँ का निकालना है, यानी कि छाया का। अब छोटी होती है तो छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं तो गुणा करते हैं, तो और गुणा किससे करते हैं, √3 से। गुणा भी √3 से करते हैं तो भाग भी √3 से देते हैं। अब मैंने क्या समझाया है कि आपको मीनार की ऊंचाई 10 दे रखी है, थीटा आपका 30 डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी, यानी कि 10 छोटा है, और छोटे से आपको किस ओर जाना है, बड़े की ओर। तो बड़े की ओर जाओगे तो गुणा करोगे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10√3। समझ में आया होगा आपको। और अगर यही सवाल अब इस बार वापस कोण वही 30 डिग्री है और छाया की लंबाई आपको 10 दी हुई है, अब यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि मीनार तो छोटी होगी, किससे, छाया से, यानी कि अपन समझ सकते हैं कि 10 छोटा है, सॉरी बड़ा है, 10 बड़ा है, और बड़े से अपन को जाना है छोटे की ओर, यानी कि बड़े से छोटा आंसर निकालना है। अब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो भाग देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/√3। पॉइंट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपन 60 डिग्री की ओर, थर्ड नंबर पे 60 डिग्री की ओर। अब यहाँ पर वही दो चित्र बना रहा हूँ मैं आपको। इस 60 डिग्री, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसमें यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। अब 10 से 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, यानी कि ये 10 बड़ा है, और बड़े से अपन को छाया का मान निकालना है, यानी कि छोटा। तो छोटा मान निकालना है तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो अपन को भाग देना पड़ेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 10/√3। और अगर आपको अब इस बार छाया का मान दिया हुआ है 10, और अपन को यानी कि ये छोटा है, और छोटे से अपन को जाना है बड़े की ओर। अब बड़ा मीनार क्यों हुआ, क्योंकि उसके सामने कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 60 डिग्री का, इस वजह से बड़ा है।
अब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10√3 क्योंकि गुणा करेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़े से बिना मान के। 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री। यहाँ का मान दे रखा है आपको 45, यानी कि छाया का 45 मान दे रखा है। और यहाँ पर इस बार 60 वाले में यहाँ पर भी 45 लिखा हुआ है जो 60 डिग्री का दे रखा है। अब आपको 30 डिग्री के हिसाब से देखे तो 30 डिग्री यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो ये छोटा आंसर आएगा। अब छोटा आंसर आएगा तो यानी कि ये छोटी है, ये भुजा क्या है, छोटी भुजा है। अब बड़ी यानी कि ये बड़ी है, 45 बड़ा होगा क्योंकि छाया है, इससे अपन बड़ी से छोटी की ओर जा रहे हैं तो भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 45/√3। अब 45/√3 आपको आंसर ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 45 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा 15। 3 का भाग 45 में 15 बार और ये हो जाएगा 15/√3। अब यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 45 यहाँ लिखा हुआ है, तो 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, यानी कि 45 बड़ा है और बड़े से अपन को छाया का मान निकालना है, यानी कि छोटा आंसर आएगा। तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो भाग देंगे, तो यहाँ भी 45/√3, लेकिन ये आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से इसमें भाग देंगे और आंसर आ जाएगा 15/√3। सॉरी 45 नहीं आएगा, 15/√3। तो ये थी आपकी अपनी आज की क्लास। ऊंचाई और दूरी के आधार पर आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको एंड तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो CET की तैयारी कर रहे हैं, और शेयर करते हुए हमारा काम थोड़ा सा आसान ज़रूर करें। हम आपके एक शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगली क्लास में और अच्छा कंटेंट लेकर आए। धन्यवाद।